एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। यस, बिल्कुल सही, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए मैसेज के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का स्टोरी का फोकस है वो है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो मेले में अपने पेरेंट्स के साथ गया और वहाँ पर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इस कहानी से हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा कि बच्चे का अपने मम्मी पापा के प्रति जो अफेक्शनेट है, उसको हर वो चीज़ चाहिए होता है, लेकिन जब वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, फिर सेम चीज़ उसको ऑफ़र करी जाती है, लेकिन फिर वो उन चीज़ों को नहीं लेता और अपने पेरेंट्स के लिए ही पूछता है और उन्हीं का डिमांड करता है। तो ये है ये स्टोरी का थीम। अभी हम लोग आगे समरी को कवर करेंगे, थीम को कवर करेंगे। तो थीम को कवर करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है वो मोमेंट्स की है, क्लास 9 की है, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। तो ऑल्दो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जो सीबीएसई के क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो समरी को गो थ्रू करने से पहले एक बारी एनसीईआरटी को ज़रूर गो थ्रू करें, यानी कि जो मोमेंट्स हैं उनमें द लॉस्ट चाइल्ड को ज़रूर गो थ्रू करें ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए इस समरी को उस चैप्टर के साथ। तो इसके बारे में पहले समरी के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा ऑथर के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले अगर उसको किसने लिखा, उसके ऑथर कौन है, अगर ये पता चले तो थोड़ा बहुत आइडिया उस चैप्टर के बारे में हम लोगों को हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखते हैं। अबाउट द ऑथर, मुल्क राज आनंद 1905-2004 एक बर्थ ईयर और दूसरा डेथ ईयर, वॉज एन इंडियन राइटर। बेसिकली ही वॉज एन इंडियन राइटर in English, notable for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society। इनका मोस्टली जो काम था ना, वो काम पुअरर कास्ट के लिए था, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है उनके बेसिस पे। He is a prominent Indian author of novels, short stories and critical essays in English, who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India। और इनका ये किसके लिए फेमस थे, इनका जो मतलब स्पेशलिटी था वो नॉवेल्स था। ये नॉवेल्स लिखते थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, क्रिटिकल एसेज लिखते थे इंग्लिश में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो रियलिस्टिक होती थी, रियल बेस्ड होती थी, सिंपैथेटिक होती थी। ऐसी कहानियाँ जो क्या पोर्ट्रे करती थी, पुअर इंडिया को पोर्ट्रे करती थी। ये था उनका थीम, ये थी उनकी स्पेशलिटी। जो ऑथर है उनका नाम है मुल्क राज आनंद। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, क्लास 9 मोमेंट्स। तो थोड़ा सा थीम देखते हैं समरी में जाने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम ऑथर को जानते हैं तो 10% स्टोरी हाथ में आती है। जब हम थीम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है 10 और 30 यानी कि 40% हम लोग के हाथ में वो जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ आ जाता है। और जब हम लोग समरी को गो थ्रू करते हैं तो पूरी 60% और पूरा रेशियो 100% में कवर हो जाता है। तो थीम, short summary of the lost child। This is the story of a child who goes to a fair with his parents। ये जो कहानी है वो उस बच्चे की है जो अपने पापा मम्मी के साथ कहाँ जाता है, फेयर में जाता है, यानी कि मेले में जाते हैं। The child is very happy and excited and wants everything from the fair। और भाई हम लोग के साथ ऐसा होता है कि कभी कहीं मेले वगैरह में जाना होता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे भाई मेले वगैरह में जाना है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, जाइंट व्हील मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मुझे मेले में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं पहले कभी नहीं देखा। तो वी ऑल्सो गेट वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू वॉन्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम द फेयर। बहुत कुछ चाहिए था, एक्साइटेड था। ही वॉन्ट स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्ले इन द शॉप। और ये उसको सब चाहिए था, स्वीट्स चाहिए था, जो खिलौने लगे हुए थे शॉप्स में, ये सब उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको चाहिए था। बट दिस पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम। लेकिन भाई सबके पेरेंट्स, तो उसके भी पेरेंट्स क्या कर रहे थे कि भाई अब जो भी बोले कि मुझे ये चाहिए, तो वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो सब कुछ खरीद के दे। तो इस बच्चे के साथ भी हो रहा था कि जो वो एक्साइटेड तो था, उसको बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए थी, लेकिन बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन अब भाई अपने चादर के हिसाब से बोलते हैं ना, चादर जितना बड़ा हो उतना ही पैर फैलाओ। तो भाई ये बात पेरेंट्स को मालूम होती है, लेकिन ये बात चाइल्ड को नहीं मालूम होती है कभी भी। तो चाइल्ड अपने जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने ही अकॉर्डिंग बच्चे को जो देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन जब उनके दायरे से बाहर होती है चीज़ें तो फिर वो डिनाई करने लगते हैं। लेकिन वो डिनाई करने का भी अपना एक अलग अंदाज होता है।
तो ये भी हर चीज़ डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, इसके बदले कुछ और कुछ और कुछ और। सून द चाइल्ड गेट लॉस्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और जल्दी ही वो जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है और लॉस्ट हो जाता है। हिज पेरेंट्स वाइल एंग्रॉस्ड इन एंजॉइंग द कलरफुल फेयर, और वो इतना इमर्स्ड हो जाता है उस फेयर में, उस फेयर को देखने के लिए, चकाचौंध लाइट, वो खिलौने, वो जाइंट व्हील, सपेरा, फूल, ये सब देखने के लिए उतना इमर्स्ड हो जाता है कि वो कब सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से उसको पता ही नहीं चलता। दिस कॉज पैनिक इन हिज माइंड, जाहिर सी बात है, बच्चा है, उसको अपने पेरेंट्स से वो अलग हो जाता है तो भाई पैनिक तो होगा, डर तो लगेगा कि क्या पता मैं अलग हो गया, फिर से मैं मम्मी पापा को मिल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, पूरा पैनिक उसके, और पूरा रोता है वो। Then he refused when someone else who find him offers all those things to him, और एक इंसान फिर उसको मेले में मिलता है और वो सारी चीज़ें वो इंसान उसको ऑफ़र करता है, क्या तुम्हें स्वीट्स चाहिए, क्या तुम्हें फूलों का माला चाहिए, क्या तुम्हें ये सपेरा वाला गाना सुनना है, क्या तुम्हें जाइंट व्हील में बैठना है, वो इंसान उसको हर वो चीज़ उस बच्चे को ऑफ़र करता है जो उसे अपने पेरेंट्स से चाहिए था। लेकिन अब जब वो सेपरेट हो चुका था अपने पेरेंट्स से, तो अब उसे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। अब जो उसका सिर्फ डिमांड था वो सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स को लेकर था कि आप कहीं से भी मेरे पेरेंट्स को लेके आओ। अब ना मुझे स्वीट्स चाहिए, ना ही मुझे वो गुलमोहर का माला चाहिए, ना ही मुझे सपेरा का गाना सुनना है, और ना ही मुझे उस जाइंट व्हील में बैठना है। मुझे जो चाहिए है वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए हैं। सोचो, उसको जो चाहिए था वो इंसान अब उसको सब कुछ दे रहा है, लेकिन अब उसे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसे जो चाहिए वो है सिर्फ उसके पेरेंट्स। यही तो प्यार है, यही तो अफेक्शन है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी समरी, ये थी थीम, समरी पढ़ते हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन द एटमॉस्फेयर, भाई स्प्रिंग सीजन में ऐसे भी एटमॉस्फेयर में ग्रेट एक्साइटमेंट होता है, यहाँ भी था। द पीपल कुड बी सीन बिजी गोइंग टू द फेयर, और जो लोग थे वो फेयर में जाने के लिए बड़ा बिजी लिख रहे थे और सब हैप्पी मूड में थे। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कोई कोई चल के जा रहा था, कोई घोड़े से जा रहा था, कोई बम्बू के उससे जा रहा था बैठकर, कोई बुलक कार्ट से जा रहा था। A child was heading towards the fair along with his parents, और इसमें एक ऐसा भी बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था, सेम फेयर में जा रहा था। He was very happy and excited while his parents were going ahead with all their attentions on reaching the fair. और उसके पेरेंट्स भी चल रहे थे उसके साथ और वो भी उनके साथ जा रहा था। With all their attention on reaching the fair, बिल्कुल मतलब फेयर में जाने के लिए बिल्कुल they were so excited. The child enjoyed the beauty of the nature with utmost curiosity. और जो चाइल्ड था जब बच्चे रास्ते से जा रहा था, वो सरसों के खेत, वो स्प्रिंग सीजन का माहौल, वो फेयर में जाने का एक एक्साइटमेंट, पेरेंट्स के साथ जाने का एक एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें उसको बहुत एंजॉयबल बना रही थी। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसको लग रहा था कि ग्रेट एक्सपीरियंस होने वाला है उसके साथ, हम लोग के साथ भी होता है। उसको बहुत क्यूरियस बना रहा था वो एटमॉस्फेयर, अगर सच बोलूँ तो। द चाइल्ड जॉयज रीच इट्स क्लाइमैक्स वंस ही सेट हिज फुट इन द फेयर, और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, वो जैसे ही अपना पैर फेयर पे लगता है, यानी कि मेले में पहुंचता है, हिज आइज गॉट अट्रैक्टेड टू एवरीथिंग। अरे बच्चा इंसान है, उसको तो बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, हम लोग भी अपने चाइल्डहुड में अट्रैक्ट होते थे। इसका भी चाइल्ड बिल्कुल मतलब इमर्स्ड हो चुका है वो फेयर में, इतने सारी चीज़ों को देखकर वो समझ ही नहीं पा रहा है वो क्या खरीदे और क्या छोड़े। His eyes got attracted to everything, हर एक चीज़ के पीछे उसकी मतलब उसकी आंखें बिल्कुल अट्रैक्ट थी। The stall of the toys, the sweets fascinated him too much. जो स्टॉल में जो खिलौने रखे थे, जो मिठाइयाँ रखी थी, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को बड़ा ही फैसिनेट कर रही थी। बच्चे को करती ही है, खिलौने, मिठाइयाँ, झूला, ये सभी तो उसको फैसिनेट करती है। He wanted them but was well aware of his father harass attitude. लेकिन उसको ये भी मालूम था कि अगर ये चीज़ों का डिमांड मैं अपने पेरेंट्स से करूँगा तो they were denied it, वो मुझे खरीद के नहीं देंगे। मुझे मालूम है कि मैं ऐसा डिमांड करूँगा तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ डालेंगे और मुझे खरीद कर नहीं देंगे, ये वो बच्चा बोलता है। His mother however tried to pacify him and divert his attention towards other thing. भाई मम्मी लोग तो ऐसी है, सॉफ्ट हार्टेड, पापा लोग थोड़ा सा हार्श होते हैं, लेकिन मम्मी लोग तो सॉफ्ट हार्टेड, और वो क्या करती हैं, वो हम लोग का जो मन है उसको डाइवर्ट करने का ट्राई करती है कि कैसे भी इसका मन को डाइवर्ट कर दूं ताकि वो चीज़ के प्रति वो जिद ना करे, और फिर इसका डाइवर्ट हो जाए तो फिर वो फिर जिद नहीं करेगा, तो फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो उसकी मम्मा भी यही कर रही थी, एंड डाइवर्ट हिज अटेंशन टूवर्ड्स अदर थिंग, दूसरी चीज़ें दिखा रही है।
द चाइल्ड वॉज सो बिजी इन ऑब्जर्विंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर। और वो जो बच्चा था ना वो बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने में इतना बिजी था, हर एक चीज़ को अच्छे से देखे, मतलब खरीदना चाहे, लेकिन पेरेंट्स को बोल नहीं पा रहा है। दैट ही यूज टू लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स एवरी नाउ एंड देन। और सब कुछ चाहता है लेकिन अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में चलता है बोलूँगा तो दे वर डिनाइड, वो डिनाई करेंगे ही। एवरी टाइम ही वॉन्टेड समथिंग बट वॉज डिस्करेज बाई हिज पेरेंट्स। हर एक समय उसको कुछ चाहिए होता है लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, डिनाई करते हैं। ऑब्जर्विंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर एवरी टाइम हिज पेरेंट्स क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। एज दे मूव फॉरवर्ड, और जैसे ही आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड गेट डिमर्डर्ड बाय द डेकोरेटिव आइटम्स ऑन द स्टॉल्स। और उसकी आंखें बिल्कुल मतलब फ्रीज हो जाती है। वो जो डेकोरेटिव जो स्टॉल्स लगे होते हैं, चकाचौंध जो लाइटें होती है, जो लाइटों के कारण जो खाने का कलर, जो खिलौनों के कलर और उभर के सामने आते हैं, ये बिल्कुल एकदम मतलब अट्रैक्ट हो चुका था। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स। और जो सिल्वर के लीव्स के तरह जो सजाए जाते हैं स्वीट्स जो होते हैं, उसका मुंह बिल्कुल पानी से भर गया था। वाह सो टेस्टी, मतलब वो चखे बिना ही उसको इमेजिन कर पा रहा था कि ये स्वीट्स कितने टेस्टी होंगे, इतना सिल्वर गोल्डन इसमें लीव्स लगे होंगे, खाने में क्या मज़ा आएगा। आई वॉन्ट बर्फ़ी, ही स्लोली ममर्ड। वो अपने अंदर अटर कर रहा था, आई वॉन्ट ना, मुझे ना बर्फ़ी बहुत पसंद है यार, मैं अपने उसके अंदर चल रहा था इस बच्चे के। बट ही हाफ न्यू हैज़ ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड। और उसको ये भी मालूम था कि ये बात अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने अपील करूँगा, दलील दूंगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो श्योरली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिनाई करेंगे कि नहीं नहीं बर्फ़ी नहीं, ये नहीं वो नहीं, जैसे कि बोलते हैं दांत सड़ जाएंगे, ऐसा वैसा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और वो अपने मन में ही सब चीज़ों को रियलाइज़ करता है और क्या करता है कि वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि उसके पेरेंट्स इसको खरीद कर नहीं देंगे। देन ही गॉट अट्रैक्टेड टू अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर बट डिडंट आस्क फॉर इट। फिर वो अट्रैक्ट होता है किससे, गुलमोहर के वो से, पत्तों से, फूल से, इसके। लेकिन इसके बाद भी वो खुद को मनाने लगता है कि नहीं नहीं भाई, अभी फिर से बोलूँगा तो पेरेंट्स फिर से कुछ बोलेंगे, कुछ एक्सक्यूज़ देंगे और मुझे फिर से ये खरीद कर नहीं देंगे। Then he saw colorful balloons and was filled with an overwhelming desire to get them all। और उसके बाद वो क्या देखता है कि वो एक पूरा कलरफुल बलून वाला देखता है कि ये देखो, ये वाला कलरफुल बलून, कि भाई मुझे कलरफुल बलून दे दो, ये तो दिलवा सकते हो ना, हम लोग भी करते हैं ऐसा कि ठीक है तुमने वो मना कर दिया पर ये तो दो, ठीक है मैंने गुलमोहर वाला नहीं लिया, मैंने बर्फ़ी नहीं ली, लेकिन मुझे कलरफुल बलून तो दो। एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू गेट देम ऑल, पूरा। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बलून्स। लेकिन उसको ये भी मालूम था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये बोल कर डिनाई करेंगे, यार तुम बलून से खेलोगे, ये तो बहुत पुराना हो चुका है, तुम इससे क्यों खेलोगे। सो ही वॉकड अवे। बेचारा फिर से आगे आगे बढ़ने लगता है, खुद ही में बात करे, खुद ही को बोले कि बोलूँगा और पेरेंट्स डिनाई करेंगे। द चाइल्ड देन सॉ अ स्नेक एक स्नेक चार्मर को देखता है। ही लाइक द म्यूजिक प्ले बाय द चार्मर एंड वॉन्ट टू स्टे फॉर अ वाइल टू लिसन इट। और वो एक ऐसे फैसिनेटेड आवाज़ को सुनता है, ऐसा जादू मतलब जादू विहीन मतलब जादू भरी जिसको बोलते हैं, ऐसा चार्मिंग, एक ऐसा चार्मिंग जो वॉइस आता है वो सुनता है। एंड ही वांटेड टू स्टे फॉर अ वाइल टू लिसन टू इट। और वो कुछ देर वहाँ रुकना चाहता है। वो जो जादू से भरी आवाज़ जो फैसिनेटेड कर रही थी उसको, वो चाहता था कि वो जो चार्मिंग वॉइस है वो कुछ देर उसके कानों तक रहे, तो वो कुछ देर रुक के उसको सुनना चाहता है। बट अगेन ही वॉज डिस्करेज बाई हिज पेरेंट्स। लेकिन फिर से उसके पेरेंट्स बोलते हैं चलो चलो ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, ये सब नहीं सुनना। Then he saw a round boat swing and wanted to get a ride on it। और फिर वो क्या करता है, वो एक ऐसा राउंड बोट देखता है और उसमें क्या करना चाहता है, राइड करना चाहता है। इस बार भी वो बोलता है कि प्लीज़ 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 बाबा प्लीज़ मुझे करने दो ना, एक राइड करने दो ना। दिस टाइम ही couldn't resist himself। और इतने में वो रेजिस्ट कर लिया, उसने सपेरा वाला को रेजिस्ट कर लिया, खुद को बचा लिया कि ठीक है मैं नहीं सुनूंगा। उसने बलून ले लिया, बलून वाले को भी उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसके पेरेंट्स ने स्वीट्स भी मना कर दिए, उसने गुलमोहर के फूल भी मना कर दिए, उसने सब डिनाई कर दिया। लेकिन जो राउंड बोट स्विंग था ना, इससे वो रेजिस्ट नहीं कर पाया खुद को। एंड क्या किया, एंड कॉल्ड फॉर हिज पेरेंट्स। और अब वो अपने पेरेंट्स को बोलता है, यानी कि अब उसके अंदर का जो चल रहा था आंसर, अब वो आंसर नहीं कर पाया। ऑन गेटिंग नो रिप्लाई ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट दे वर नॉट देयर।
और जब वो चिल्ला रहा था ना कि मुझे इसमें बैठना है, मुझे बोट करना है, मुझे इस पर राइड करना है, जब ऐसा बोल रहा था ना, और बोलते बोलते जब उसने पीछे देखा तो देखा कि उसके पेरेंट्स पीछे हैं ही नहीं। यानी कि वो इतना आगे निकल गया था कि उसने देखा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स उसके साथ है भी या नहीं। द पैनिक स्ट्राइकन चाइल्ड मेड फ्रेंटिक सर्चेस फॉर हिज पेरेंट्स। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि अरे पेरेंट्स नहीं है, क्या बात है। वो इधर उधर सर्च करे बच्चा, बट फाउंड दैम नाउवेयर। लेकिन वो कहीं नहीं मिलते उसके पेरेंट्स। देन ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। और उसको तभी पता चलता है, यार मैं क्या भुला गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं भुला गया हूँ। एंड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और मैं अपने मम्मी पापा से क्या हो गया हूँ, जुदा हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। He began to weep bitterly and tried to console him by offering many different things sold in the fair. और वो उसको चुप कराता है, मतलब खुद को बहुत रोता है। और एक इंसान ऐसा मिलता है जो उसको सारी चीज़ें, उसको पहले चुप कराता है कि तुम चुप करो, क्या हुआ है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते थे, पेरेंट्स कहाँ हैं, ये सब पूछता है वो इंसान। लेकिन अब पूछता है और बाद में वो सारी सेम चीज़ें उस बच्चे को ऑफ़र करता है। पहले जब वापस जाता है तो वो फिर से वो स्विंग बोट को देखता है कि क्या तुम वो स्विंग बोट की सवारी करोगे। बच्चा बोलता है नहीं नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। फिर वो किसके पास जाता है, फिर वो सपेरे के पास जाता है जिस चार्मिंग वॉइस को सुनना चाहता था। वो इंसान बोलता है, उसको भला इंसान जो था वो पूछता है कि क्या तुम ये म्यूज़िक सुनना पसंद करोगे। लेकिन वो बच्चा रोते हुए बोलता है नहीं नहीं, वो अपने कान में हाथ रख लेता है कि नहीं, मुझे ये म्यूज़िक नहीं सुनना, मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए। फिर वो क्या बोलता है, फिर वो बलून वाले के पास उसको ले जाता है, क्या तुम कुछ बलून खरीदना चाहोगे। लेकिन बच्चा इसको डिनाई कर देता है। फिर वो स्वीट्स वाले के पास ले जाता है, क्या तुम कुछ स्वीट्स खाना चाहोगे। लेकिन वो बच्चे को अब कुछ नहीं चाहिए होता है, जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी अब वो सबको डिनाई करता है और सिर्फ एक चीज़ की मांग करता है। वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स मुझे ले दो। He kept sobbing, I want my mother, I want my father. Nothing could make him happy except his parents. और अब उसको कोई भी चीज़ हैप्पी नहीं कर सकता सिवाय उसके पेरेंट्स के। तो ये तो था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी था। तो थोड़ा सा इसका जो कंक्लूज़न है, या फिर इसका जो थीम का बोलूँ, थीम मतलब उसके कंक्लूज़न की क्या हो सकता है, तो द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। यस, हम लोगों ने अभी देखा कि जो कहानी है ये एक छोटे बच्चे की है जो कि कहाँ खो जाता है, एक मेले में जाकर खो जाता है या फिर एक एग्जीबिशन में जाकर खो जाता है। He had gone with his parents to the fair. जो किसके साथ जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है उस मेले में, but loses them when he get fascinated by looking at round boat swing. लेकिन वो उस समय लॉस हो जाता है जब वो क्या देखता है, राउंड बोट स्विंग को देखता है। वो इतना मंदमुग्ध हो जाता है ये सब देखते हुए, इतना फैसिनेटेड हो जाता है, इतना अट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों के पीछे कि वो ये भी नहीं देखता कि क्या उसके पीछे पेरेंट्स आ रहे हैं या नहीं। वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। The story highlighted the bond of love and affection the child shares with his parents. और ये जो स्टोरी है वो ये हाईलाइट करती है ना कि हमारा जो बॉन्डिंग होता है अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि अब उसको इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र हो रही है लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसको जो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे। इससे पहले वो सारी चीज़ें डिमांड कर रहा था, अपने पेरेंट्स को खड़ूस बोल रहा था कि यार हर चीज़ में ना बोल दे, मैं जो भी बोलूँ वो सब में ना बोलते, मुझे कुछ बोले नहीं, मुझे कुछ खरीद के ना दे, मुझे फेयर में लाए हैं, मुझे इतना चीज़ अच्छा लग रहा है, कम से कम मुझे स्विंग बोट में तो राइड करने दे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब फिर से सेम चीज़ें उसे ऑफ़र करी गई तो अब उस चाइल्ड को कुछ नहीं चाहिए था सिवाय उसके पेरेंट्स को। और ये सही भी है, हम लोग को भी अपने पेरेंट्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि दुनिया का कितना भी अच्छा चीज़ अगर हम लोग के सामने कंपेयर में पेरेंट्स के साथ रखे तो सबको शायद अपने पेरेंट्स ही चाहिए। और इस बच्चे को भी सेम चीज़ चाहिए था। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है द लॉस्ट चाइल्ड अच्छा लगा होगा। थैंक यू।